बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपकी तवज्जो एक अहम जो आजकल ज़ेर बहस है मौजू उस तरफ तवज्जो दिलाते हैं जनाब के पाकिस्तान में अब सिस्टम की तब्दीली की बात हो रही है, निज़ाम तब्दील करने की बात हो रही है, उसमें सदारती निज़ाम की बात हो रही है, इस्लामी सदारती निज़ाम की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे पाकिस्तान में, जो तजर्बे हुए वो नाकाम हुए। वो आप 1947 से आप देख सकते हैं। 1956 में जो पार्लिमानी निज़ाम आपके सामने पहला जो आइन है, उसके बाद 1962 में जो है वो अयूब ख़ान का सदारती निज़ाम 68 तक। फिर लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जो पार्लिमानी निज़ाम है उसका तजर्बा भी सब ने करके देख लिया। पहले तो ये बात होती रही है कि जनाब सदारती निज़ाम अयूब ख़ान ने भी लाया, जनरल ज़िया ने भी लाया, मुशर्रफ ने भी लाया, वो भी मफलूज हो गया। लेकिन एक बात इसकी रियलिटी ये है कि सदारती निज़ाम डिक्टेटर जो लेके आते हैं वो अपने मफादात के लिए लेके आते हैं। वो सदारती निज़ाम उसकी जो सही रूह है उसके मुताबिक उसको नाफज नहीं किया था, और वो ज़ाहिर अपने मफादात के लिए 58 भी का जो आपको पता है कि इस्तेमाल होता रहा है। अब सिस्टम चेंज हो गया है, यानी सिस्टम इस तरह चेंज हुआ कि 58 भी ख़त्म करके उसके बाद हमने देखा कि 18वीं तरमीम इस वक्त मुल्क में जिसको कहा गया था कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद सूबे ख़ुद मुख्तार होंगे, सूबों में आवाम की जो मायूसियाँ हैं या जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हर सूबा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम कर सकेगा। लेकिन गुज़िश्ता चलो बाकी दौर छोड़ देते हैं, डिक्टेटर्स के दौर रहे हैं, गुर्बत भी रही, सब कुछ रहा। 2008 से लेकर 2018 तक या 20 तक कम कर लें, क्योंकि ज़रा जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ वो भी बुरी तरह से अभी तक फ़ेल हुई है। जो गुज़िश्ता 2008 से 2020 तक यानी ये जो सिलसिला रहा है, यानी 12 साल तकरीबन हो चुके हैं। इन 12 सालों में जमहूरी निज़ाम में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। चलो हम ये देख सकते हैं 2017 में ही नवाज शरीफ को हटाया गया, उससे पहले जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के पहले 3-4 साल जो है वो तो आपके सामने है। तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि ये जमहूरी सिस्टम जो है, जमहूरी निज़ाम जो है वो पहली बात वो जमहूरी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही जमहूरियत नहीं है। और फिर जमहूरियत की जो डेफिनेशन है उसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया, और ज़ाहिर जहाँ पे उस तरीके से पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे और जो MNAs MPs जिस तरीके से यानी काम करते रहे हैं, अभी भी काम करते हुए नज़र आते हैं। उनका काम लेजिस्लेशन करना था, लेकिन वो नालियाँ और गली महल्ले की सियासत तक उतर आए। बल्दियाती सिस्टम को वीक से वीक किया गया और बल्कि ख़त्म ही कर दिया गया। जब भी आपको जमहूरी निज़ाम नज़र आएगा, वो नवाज शरीफ का हो या वो पीपल्स पार्टी का हो या अभी PTI का भी हो, MNAs MPs नहीं चाहते कि बल्दियाती सिस्टम आए और जिससे आवाम को ग्रास रूट लेवल पर जनाब इख्तियारात भी मिलें, उनके मसाइल भी हल हों। अब बात क्यों हो रही है कि जनाब सदारती निज़ाम होना चाहिए, जो भी इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए, सिस्टम तब्दील करने की बात हो रही है। उसकी रीज़न है कि 70 बरस हो गए, आपने सारे सिस्टम देख लिए, और आपके सामने एग्जाम्पल है टर्की की, पार्लिमानी निज़ाम से वो सदारती निज़ाम की तरफ गए। श्रीलंका की एग्जाम्पल आपके सामने है, वो भी उसने भी सिस्टम चेंज किया। बाकी तो ठीक है, अमेरिका में शुरू से ही सदारती निज़ाम मौजूद है और बाकी दीगर कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ सदारती निज़ाम मौजूद है। अब ज़ाहिर है ये भी एग्जाम्पल दी जाती है कि जनाब बाकी बहुत से ममालिक हैं, आपके पड़ोसी मुल्क भी है, जनाब UK में है और बाकी दीगर जनाब वहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम है और वो अच्छा चल रहा है। इसमें दूसरी राय नहीं, कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पार्लिमानी सिस्टम अच्छा चल रहा है, वहाँ पे पढ़े लिखे आवाम जो है वो आप देखें 100% वहाँ की जो है वो पॉपुलेशन एजुकेटेड पॉपुलेशन है। वहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिनेरियो है। पाकिस्तान में आवाम को पढ़ने दिया ही नहीं गया, शऊर दिया ही नहीं गया। और जैसे कि आपने देखा कि बल्दियाती सिस्टम आज भी अगर किसी बच्चे से पूछें तो उसको नहीं पता कि बल्दियाती सिस्टम क्या है, क्योंकि इस सिस्टम से दूर रखा गया है। और जो कुछ होता रहा, डिक्टेटर्स भी आते रहे, जो पॉलिटिशियन आते रहे, उनकी हमेशा यही रोना धोना रहा कि जनाब हमें 2 साल के बाद बाहर निकाल दिया, 3 साल बाद निकाल दिया, हमें तो टाइम ही नहीं दिया गया। अब सिस्टम को तब्दील करने की बात ये भी की जा रही है कि आपने 2 साल भी तहरीक इंसाफ को भी देख लिए। इमरान खान पर ये बेशक बाकी जितने भी इल्ज़ामात मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान पर एक चीज़ जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो अपोजिशन है वो भी ये समझती है कि इमरान खान जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ा उसके पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो दुनिया में अभी उसने
अपना लोहा मनवाया है। यानी जो फाइनेंशियली करप्शन ना करके पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक वजह बनती है। और अब 22 साल कह रहे थे, अब तो 24 साल हो गए अगर बात करें इमरान खान की कि वो तब्दीली की बात कर रहे थे। 2 साल से तो वो प्रैक्टिकली सिस्टम में मौजूद हैं और बुरी तरह से नाकाम भी हुए हैं। और बारहा आपने देखा होगा कि ये कहने पे मजबूर रहे हैं कि जनाब ये कभी MQM है, कभी काफ लीग है, कभी BNP है, कभी बाकी दीगर जमातें हैं, तो वो किस तरीके से ब्लैकमेल करती रही हैं। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक तो देखना यह है कि मेन फ़र्क क्या है। क्या पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो क्यों नहीं चल सकता पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जब इतना पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लिया आपने। और 18वीं तरमीम के बाद मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं उनको क्या मसाइल हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए। उसमें उनको क्या लग रहा है कि वो किस तरीके से इस सिस्टम से गायब हो जाएंगे और आम जो शहरी से लेकर यानी जो आम टैलेंट है वो भी सामने आ सकता है उसमें। क्योंकि देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपके यहाँ, उसमें जो लोग नज़दीक तरीन हैं जमातों के वही आगे आपको आते हैं, वो टैलेंटेड हैं या वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वही लोग बार बार आते हैं। नवाज शरीफ साहब का एक जो है वज़ीर ख़ज़ाना है वो बार बार वही आएगा। इसी तरह इमरान खान का वज़ीर ख़ज़ाना है, हो सकता है वो भी बार बार आता रहे। पीपल्स पार्टी का है तो वो भी बार बार आता रहेगा और वही फिर सिस्टम चेंज होता है तो दोबारा वही आ जाते हैं। अभी बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे जो पीपल्स पार्टी मुशर्रफ कैबिनेट में रहे, आज वो तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में मौजूद हैं। अब सिस्टम यानी सदारती निज़ाम में फ़र्क क्या है। नंबर 1 एक तो ये है कि जनाब सदारती निज़ाम में आप आवाम जो है वो वेरी फर्स्ट डे से जानती है कि जनाब हम वोट किसको देने जा रहे हैं, सदर कौन होगा, उसकी काबीना यानी उसमें जो लोग हैं उसके दाएं बाएं लोग हैं वो कौन लोग होंगे। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ज़ाहिर है जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपना एक पूरा वाजे एक वो लेके आते हैं, उसमें नज़र आ रहा होता है कि जनाब ये प्रेसिडेंट होगा, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका विजन क्या है, आवाम को जो है वो देने के लिए उनके पास मंशूर क्या है, और आवाम डायरेक्ट वोट जो है वो कास्ट करती है। जबकि पार्लियामानी सिस्टम में आपको पता है कि आप पहले MPs MNAs को बनाते हैं और MPs MNAs आपके वही होते हैं जिनके पास पैसा भी होते हैं, जो अपने एरिया के बदमाश भी होते होंगे, जो पढ़े लिखे तो दूर की बात, पढ़े लिखे को तो वोट आपको पता है कि कितना ही मिलता है, और पढ़ा लिखा अगर आ भी जाता है तो उसको आवाम किस तरीके से एक्सेप्ट करती है आप जानते हैं। क्योंकि थाना कचहरी की और महकमा माल की आपकी सारी सियासत होती है, उसमें यही देखा जाता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ रखता है, या जो ज़्यादा सिस्टम को मजबूती से समझता है ग्रास रूट लेवल पे, उसी को सामने लाया जाता है। और फिर MPs MNAs आगे जाके अपनी MPs जो हैं वो अपनी अपनी सूबे में जाके, MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट में जाकर अगेन एक सिस्टम में वो ब्लैकमेल करते हैं पार्लियामानी निज़ाम को, यानी पार्लियामेंट को। आपने हालिया की एग्जांपल आपने देखी होगी, कराची के कुछ MNAs, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो बार बार ये इमरान खान कहते रहे हैं, MQM के भी और दूसरे भी, कि हमें जनाब फंडिंग चाहिए, हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, और 15 करोड़ रुपया उनको दिया गया कि जनाब आप अपने इलाके के प्रोजेक्ट्स ले आए, उस पर देते हैं। अब अपने एरिया के जो होते हैं उनके जो फ्रंटमैन होते हैं वही ठेकेदार होते हैं, वही 15 करोड़ में से 4-5 करोड़ लग जाएगा और बाकी 8-10 करोड़ जो उन्होंने लगाया होता है पैसा इलेक्शन में, उसको वो पूरा करते हैं। ना सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि डबल ट्रिपल करते हैं। और आवाम जो है वो आज भी, अगर कराची की बात करें, अब तो कराची की क्या, अब तो आप सिंध की क्या, KP की क्या, पंजाब की भी बात करें, आज भी आवाम जो है वो बारिश का पानी हो जाए तो वो सड़कों पर हैं, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। और उस वक्त फ़ौरन कहा जाता है कि जनाब आर्मी को बुलाया जाए, नेवी को बुलाया जाए, दूसरे सिस्टम को बुलाया जाए। तो इसका मतलब है कि सिस्टम मौजूद ही नहीं है, यानी कुछ भी मौजूद नहीं है कि आवाम को आप सीवरेज के निज़ाम भी बेहतर नहीं दे सके। बाकी तो छोड़ें आप, यानी जो कचरा है वो भी उठाया नहीं जा सकता अभी तक, यानी इतना वीक सिस्टम है हमारा BD सिस्टम। और जो कि नवाज शरीफ ने, आपने देखा होगा कि जो नवाज शरीफ ने सिस्टम लाया, या इससे पहले पीपल्स पार्टी तो नहीं ला के ले सकी, बल्दियाती इलेक्शन मजबूरी के तहत लाया गया, और अभी तक आपके सामने है जो उनको इख्तियारात दिए गए, क्योंकि MPs MNAs नहीं चाहते कि इख्तियारात हो जाए। नंबर 2, जो कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर प्रेसिडेंट, मैंने कहा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना प्रेसिडेंट अपनी टीम लेके आती हैं, उसमें से अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के यानी के हिसाब से उनको आगे लाया जाए तो ये सबसे अच्छा सिस्टम है। आप इसमें देख सकते हैं, एक पार्टी है, सपोज PTI है,
उसने हो सकता है 2 करोड़ वोट लिए, और साथ ही नून लीग दूसरे नंबर पे है, 1 करोड़ 90 लाख वोट हो सकता लिए हों, और वो अपोजिशन में बैठ गई, उसको वोट देने वाले सारे महरूम हो गए। पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे आ गई, और उसके 1 करोड़ अगर 50 लाख वोट हैं तो वो भी बाहर है। ये जो सिलसिला है उसमें यही कहा जाता है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 2 या 3% लोग हुकूमत करते हैं और 98 जो है वो सामने बैठते हैं। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो डेफिनेटली जो है उसमें हर पार्टी कोशिश करेगी कि उनके बड़े साफ शफाफ चेहरे सामने आएंगे, हर पार्टी अपना विजन लेके आएगी, और उनको ये पता होगा कि डायरेक्ट आवाम जो है वो उससे आवाम के पास जाना है, डायरेक्ट आवाम ने वोट देना है, ना कि MPs MNAs को ख़रीदा जाएगा। सेनेटर कैसे बनते हैं वो आप सब कुछ जानते हैं। नंबर 2, यानी एक तो ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आवाम डायरेक्ट होती है, ना कि MPs MNAs के बाद वो ब्लैकमेल होती है। नंबर 3, प्रेसिडेंट वो ऑल इन ऑल होता है, वो बाउंड नहीं होता, वो ब्लैकमेल नहीं होता। पार्लिमानी सिस्टम में आप देखते हैं MPs MNAs आ गए, अब उसने कैबिनेट तश्कील देनी है, तो कैबिनेट में अभी जैसे हो रहा है या इससे पहले जैसे होता रहा है, वो हम बड़े क्लोजली हम चीज़ों को देखते हैं कि जनाब MQM की इतनी सीट्स हैं, उसने वजारतें लेनी है 2। मौलाना फजल रहमान की जनाब 5 सीट्स हैं, उसने 1-2 वजारतें उसने लेनी हैं। काफ लीग की इतनी सीटें हैं, उसने इतनी वजारतें लेनी हैं। BNP की इतनी हैं, यानी ये सारी मिलके फिर जनाब आपकी बनती है। बड़े मुश्किल से नंबर गेम पूरी करके आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वो इमरान खान ने हलफ उठाया था, और बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से। यही सूरत हाल हमें पहले भी नज़र आती है। 2/3 अक्सरियत जो है वो आल्दो के मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास रही है, लेकिन फिर भी वो ब्लैकमेल ज़रूर होते हैं। कहीं ना कहीं आपको या सेनेट में मसला होता है, अभी जैसे तहरीक इंसाफ को सेनेट में इशू है, जब तक मार्च तक नए सेनेट के जो इलेक्शन होंगे उसमें तहरीक इंसाफ के मज़ीद मेंबर आ जाएंगे, फिर उनके पास अक्सरियत हो सकती है। अदरवाइज़ अभी अगर नेशनल असम्बली में बड़ी मुश्किल से वो बिल्कुल पास कर भी लेते हैं, सेनेट में जाके उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पूरी दुनिया में ऐसे है, अमेरिका में आप देख लें, तुर्की में देख लें, कि वो पढ़ा लिखा शख्स कोई भी उठा सकता है, कोई भी टैलेंटेड पढ़ा लिखा तजर्बाकार कोई भी पूरे पाकिस्तान से, उसके लिए 22 करोड़ आवाम में से चुनना कोई मसला नहीं है। पार्लिमानी सिस्टम में क्या है कि वो बाउंड है, और वो ब्लैकमेल भी होता है कि उसने पहले वादे भी किए हुए हैं, वो हुकूमत नहीं बना सकता जब तक वो तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ ना मिलाए। और एक वाक़या जो मेरे सामने है, नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में जब था तो जो दुरानी साहब थे बनू के, और मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि हमें जो है ना वो वजारत चाहिए, हाउसिंग एंड वर्क्स ही चाहिए हमें और कोई नहीं वजारत लेनी। और उसके लिए 2-3 दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और वेट किया, और हाउसिंग एंड वर्क्स इन्होंने क्यों ली? क्योंकि उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी, जिसको उन्होंने बाद में यानी सस्ते दामों ख़रीदी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उसको स्टेट के एक्सचेकर से पेमेंट करनी थी और बताना था कि मैंने ये ख़रीदी है, और हाउसिंग अथॉरिटी बनानी थी। और जो आजकल प्रोजेक्ट सारे जो हैं डंप हुए हैं, वो उस सिलसिले में पूरी यानी बारगेनिंग होती रही कि हमने यही मिनिस्ट्री लेनी है। प्रेसिडेंट के पास आप ख़ुद सोच सकते हैं, यानी इससे बदतर निज़ाम क्या हो सकता है कि आपके पार्लिमानी सिस्टम में आप अगर अच्छा एक एजुकेशनिस्ट लेके आना चाहते हैं, एजुकेशन के हवाले से सिवाय यानी मावन खुसूसी के उसको कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। मिनिस्टर यानी अगर आप आल्दो के अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन फिर भी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो बाकायदा तौर पर पहले डील होती हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ से, और प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल होता है कि वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स की बात की, मैंने पोर्ट एंड शिपिंग की बात की कि MQM बार बार लेती थी, वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो नून लीग का दौर हो, वो या PTI का दौर हो। वजह क्या थी? उसके पीछे क्या कुछ होता था? उस शिपिंग की वजारत से क्या कुछ होता था? अरबों रुपये कैसे बनाए गए? मुल्क को कैसे नुकसान पहुँचाया गया? इसी तरीके से और बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने मकासद हासिल करती हैं मिनिस्ट्री के थ्रू। और अब प्रेसिडेंट के पास ये है कि वो किसी को भी उठा सकता है, पूरे पाकिस्तान यानी 22 करोड़ अवामी वन ओवरसीज पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा पाकिस्तानी है तो उसको भी उठाया जा सकता है और उसको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आवाम को। सबसे बड़ी चीज़ जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंट आवाम को जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। पार्लिमानी सिस्टम में क्या है कि वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल। आपने याद होगा नवाज शरीफ का मामला बना तो बहुत बातें हुई, लेकिन मौलाना फजल रहमान बार बार कहते थे कि आप मियाँ साहब आप पार्लियामेंट को आके जवाब दे दें, बाकी किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और वो गए, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि
उनके वालिदैन ने कैसे मेहनत की और क्या कुछ किया और उन पे इल्ज़ाम था, ये जो बाकी चीज़ें थी वो सारी गलत थी। एनी हाउ, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट, उसकी जो अपनी पूरी कैबिनेट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? आवाम को रिस्पॉन्सिबल है। जबकि पार्लिमानी सिस्टम में वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, और पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है और अपने एमएनए एमपीएस के साथ बैठ के वो, क्योंकि पार्लियामेंट जो वज़ीर आज़म है वो डेफिनेटली एमएनएस के थ्रू ब्लैकमेल होता है। वो अपने अभी जिस तरह इलेक्टेड, आपको पता है कि उसके पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग बाकी दीगर जमातों से आए, आज़ाद उम्मीदवार आए, जो कि आपने देखा होगा जहांगीर तरीन का जहाज़ तो रुकता नहीं था, वो जहाँ जहाँ पे वो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको फ़ौरन पार्टी में शामिल करवाया गया। तो डेफिनेटली वो ऐसे नहीं आते जो भी अपने हल्के के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ये सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है, क्योंकि बल्दियाती सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर फंडिंग का निज़ाम नहीं है, जो ज़्यादा होगा वो अपना काम उस तरीके से करता है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो मज़ीद क्या आप एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मजबूत बल्दियाती सिस्टम जो होता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, क्योंकि आपकी ये जो एमपीएज एमएनएज हैं ये नहीं होते। इसका एक बहुत बड़ा बजट, एक एमपीए का बजट निकाल लें आप, एक एमएनए का निकालें, तकरीबन 1200 लोग ऐसे हैं जो आपके एमएनएज एमपीएज हैं। उनकी अब आप गाड़ियाँ, उनकी जो बाकी जो बिल्स इवन हैं वो आप देख लें, आप खुद होश में, आपके जो होश ठिकाने आ जाएंगे कि किस कदर पाकिस्तान में ये मजबूत यानी नेटवर्क मौजूद है, जो सिर्फ आवाम के नाम पर आते हैं। 5 साल उसके बाद आवाम के लिए कुछ नहीं होता, और फिर क्योंकि उनको भी पता है कि हमने एट द एंड जाना है, पैसा लगाना है, वादे करने हैं, आना है, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आवाम को डायरेक्टली एमएनएस एमपीएस कितने रिस्पॉन्सिबल है वो आप भी समझते हैं। और बल्दियाती सिस्टम को वीक करने के बाद, वो बल्दियाती सिस्टम ना करवाने का मकसद यही होता है कि ताकि एमएनएस एमपीएस जो हैं दोबारा से आवाम के साथ, आवाम मजबूरी रहे। और यहाँ पे एमपीएस एमएनएस ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो खुश होते हैं कि आवाम दर बदर की उनके पास आके ठोकरें खाती रहे, उनके पास बैठे रहें, पूरा पूरा दिन बैठे रहें, हफ्ता बैठे रहें, और हफ्ते के बाद वो कहते हैं दिन पूरा अयाशी करते रहते हैं, रात हफ्ते वाले दिन एक दिन हफ्ते में वो देते हैं जनाब की जो मुतासरीन है उनको ज़रा हमारे तक पहुँचाया जाओ, बल्कि आगे 2-4 कोऑर्डिनेटर रखते हैं कि उनसे मिल लें। वोट लेने के लिए वो आखिरी साल में वो सारा कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ऑल टुगेदर, यानी प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। पार्लिमानी निज़ाम में आज भी आप देख रहे हैं, इमरान खान के दौर में जितनी भी करप्शन होगी उसके बाद क्या कहा जाएगा जी, कुछ वजारतें जनाब एमक्यूएम के पास थी, कुछ काफ लीग के पास थी, यानी हाउसिंग एंड वर्क्स काफ लीग के पास थी जनाब, आईटी की जनाब एमक्यूएम के पास थी, वजारत तालीम और बैनुल अक़वामी पता नहीं क्या क्या कुछ वजारतें जो बनाई हुई हैं, नई बनाई जाती हैं, आपको इल्म है, नए नए मामले खुसूसी बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडजस्ट करने के लिए। अपने जो वोट बैंक है, यानी जो चीज़ें बारगेन करके बड़ी मुश्किल से पीएम यानी बनता है, उसको फिर बाद में, अभी भी आप देखें कितनी बड़ी कैबिनेट है, इतने बड़े लोग हैं, इतने मामले खुसूसी हैं, लंबी लिस्ट है, और फिर भी काफ लीग हो, बीएनपी हो, क्या एमक्यूएम है, वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमारी एक और वजारत हमें अगर दे दें तो ज़ाहिर है फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ आपको हर दूसरे तीसरे माह बाद जो है वो रूठते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल। अभी हालिया ही काफ लीग जिस तरह थी, एमक्यूएम जो है वो वजारत छोड़ के जा चुकी थी। यानी ये वो चीज़ें हैं जो एक यानी पार्लिमानी सिस्टम में आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम को पार्लिमानी सिस्टम में यानी नाम लेकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम के नाम पर सारा कुछ हो रहा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मसला क्या है? ज़ाहिर है वजह यही है कि जिस तरीके से आपने देखें कि एमएनए आ जाता है, उसके बाद उसका बेटा भी, उसकी बहू भी, उसकी बेटी भी, उसकी वाइफ भी, ये सारे जनाब उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। भाई है तो वो वज़ीर बन जाएगा, बहन को सेनेटर बना देंगे या भाई को सेनेटर बना देंगे, बेटे को भी एमपीए बना देंगे। यानी ऐसे ऐसे निज़ाम, ऐसे ऐसे यहाँ पे सियासतदान हैं, ऐसे ऐसे बरादरियाँ हैं, आप हैरान होंगे कि पंजाब में एक ऐसी बरादरी है जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो एक तो पूरे सिस्टम को वो समझते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ को एमपीए बनाते हैं, कुछ को एमएनए बनाते हैं, कुछ को सेनेट में ले जाते हैं, और फिर बाकी रह जाती है आप शादियाँ करनी होती हैं। शादियाँ करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। वो देखते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो कोई पुलिस ऑफिसर होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो आगे सेक्रेटरीज लेवल तक पहुंच जाएंगे, फिर वो उनसे शादियां करते हैं। पूरे सिस्टम को वो इस तरह मफलूज करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी अपने बंदे हैं, सेनेट में भी बंदे बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमत में भी, और उधर से आके आप असम्बली में देखें तो वहाँ पे भी बंदे बैठे होते हैं। मतलब इस तरह के सिस्टम को करते हैं।
और आवाम को यानी बुरी तरह से मफलूज करके रख देते हैं कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जब उसी हल्के में उसका भाई जो है वो MPA भी होगा, ख़ुद वो MNA होगा, ब्यूरोक्रेट्स भी उसके अपने होंगे, DC भी अपनी मर्ज़ी से लगाएगा, AC भी अपनी मर्ज़ी से लगाएगा, SHO भी अपनी मर्ज़ी से लगाएगा और CPO भी अपनी मर्ज़ी से लगाएगा, तो आवाम या उसकी जो मुखालफीन हैं उसकी क्या ज़रूरत है कि वहाँ से उठ सकें, वो ब्लैकमेल ना हो या वो उसकी हमायत ना करें। ये है हमारे यहाँ जो पार्लियामानी सिस्टम को जिन नाम पर जो कुछ होता रहा है। और फिर ये जमहूरी निज़ाम है कि जैसे जहाँ पे आम शख्स के पास कोई भी राइट नहीं है। आप आम शख्स कोई भी मुझे उठा कर बता दें जो आम शख्स जो उठा हो और जो MPA MNA बन गया हो, नहीं होता ना। या ऐसा शख्स जो बहुत ही टैलेंटेड है उसको वजारत दे दी गई हो, क्योंकि सिस्टम में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही लिमिटेड लोगों में और मफलूज है, ब्लैकमेल होता है कि जनाब अगर वो अपनी मर्ज़ी का पढ़ा लिखा एजुकेटेड कोई मिनिस्टर लाना चाह रहा है वो नहीं ला सकता। आपका सिस्टम आप खुद सोच लें, पार्लियामानी सिस्टम में, मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, आप PIA आप देख लें, सारी सियासी भर्तियाँ अब पिछले दिनों कुछ उठने लगा था, फिर एक और ब्लंडर किया और उसके बाद अब PIA के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। स्टील मिल सियासी भर्तियाँ कभी सुप्रीम कोर्ट निकालती है कभी रखती है, ये चल रहा है। रेलवे का निज़ाम धर्म भरम निज़ाम है, 100 साल से पटरी वो पड़ी हुई है, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं है। आए रोज़ हादसात आपके सामने होते हैं। अब ये हो रहा है कि जनाब चाइना आके आपकी हेल्प करेगा तो फिर आप कहीं रेलवे के निज़ाम को दुरुस्त कर सकेंगे। ZTBL ज़रूरी तरक्याती बैंक है, पाकिस्तान का ज़रात के ऊपर है, उसने किसानों को उठाना था, आज वो उसकी हालत देख लें क्या बनी हुई है, उसमें भी सियासी भर्तियाँ हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है जो आवाम का सबसे बड़ा एक निज़ाम था, जिसमें गरीब आवाम, गरीब नादार या ज़रूरतमंद लोगों को आसान यानी या सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, म्यारी चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। वापडा की बात अगर करें वो आपके सामने है। पुलिस निज़ाम की बात करें वो आपके सामने, वहाँ पर भी सियासी भर्तियाँ होती रही हैं, वहाँ पर क्या कुछ होता रहा है आपके सामने है। ब्यूरोक्रेसी वो मैं आपका जिक्र कर चुका हूँ। फिर सबसे बेहतर यानी हमेशा हर हुकूमत कहती है कि हम आएंगे तो हेल्थ का निज़ाम बेहतर करेंगे और तालीम का निज़ाम बेहतर करेंगे। किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क में सबसे अहम है उसकी आवाम को यानी बेसिक चीज़ें, यानी जिसमें सबसे अहम है उसको हेल्थ और एजुकेशन में क्या हुकूमत क्या कर रही है। आज भी आप देखें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ, आपके साथ जो सलूक होगा, इसी तरह आप किसी स्कूल में चले जाएँ, आज भी एक नायब कासद भी अपने बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है जहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस बच्चे की। वो फ़ीस ज़रूर देता है लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आज भी सरकारी स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई एक किसी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी देंगे तो 5 साल लगेंगे उस केस का फ़ैसला होते हुए। यही निज़ाम आपका पार्लियामानी निज़ाम मिलता है। आज इमरान खान 2 साल बाद 4 साल बाद कहेगा कि जनाब मैं क्या करता, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला यही था कि एक तरफ कावरी ब्लैकमेल कर रही थी, MQM ब्लैकमेल कर रही है, BNP ब्लैकमेल कर रही है, वजारतें उनकी अपनी मर्ज़ी से रखी हुई हैं और अगर उनको वजारतों में इंटरफेरेंस करते हैं तो वो कहते हैं इंटरफेरेंस करते हैं। और सबसे बढ़कर इन्होंने क्या किया कि 18वीं तरमीम जो है वो करने के बाद एक खुशी की लहर थी 18वीं तरमीम में कि जी आवाम को कुछ, अब तो हर सूबा आज़ाद हो गया, वो अपनी मर्ज़ी का एजुकेशन, तालीम, वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, आवाम को ग्रास रूट मिलेगा। आज भी आप देख लें तालीमी निज़ाम सूबों में दरम बरम है। हर सूबे ने अपना एक तालीमी निज़ाम भी बनाया हुआ और साथ हायर एजुकेशन भी बना लिया। वफाक के पास कुछ भी नहीं है और वहाँ पर बड़े बड़े जो सियासतदान थे जिनकी जाली डिग्री थी उनको वो डिफेंड कर रहा है। उस क्या मजाल है, आपने ख़ुद देखा कि सिंध हुकूमत में अगर वज़ीर आला कुछ कहे और वहाँ का बंदा ना सुने, क्योंकि ज़रा एक इदारा एक अलग आपने 18वीं तरमीम भी कर दिया। इसमें जो एक पटिशन भी गई है अब सुप्रीम कोर्ट में, ताहिर अजीज़ ख़ान वो एक उन्होंने पटिशन दायर की है, दरख्वास्त दी है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई है कि वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाए कि रेफरेंडम करवाया जाए और आवाम से पूछा जाए कि वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं। यानी बेसिकली उन्होंने सिस्टम चेंज करने की बात की है। अब 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसके कहते हाथ पाँव दोनों जो है वो बांध दिए गए हैं। 18वीं तरमीम में क्यों कहा जा रहा है बार बार जनाब ज़रदारी साहब हों, बिलावल साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना जी, वो छेड़ेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 18वीं तरमीम ने वफाक के हाथ बांधे हुए हैं। वफाक एक हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, ना तालीम में इंटरफेरेंस, ना एजुकेशन में इंटरफेरेंस, ना लॉ एंड आर्डर में इंटरफेरेंस। आज सिंध के भी हालात देख लें, बाकी इदारों के भी हालात देख लें,
इवन पंजाब के हालात जो हैं वो भी आपके सामने हैं, कोई वो इतने अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर बल्दियाती स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली वो आवाम को एटलीस्ट जो है वो कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। अब 18वीं तरमीम में आर्टिकल 48 जो इन्होंने उसमें डाला है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहेगा या सदर चाहेगा किसी बात पे रेफरेंडम कराना चाहेगा तो पहले वो पार्लियामेंट में जाएगा रेफरेंडम के लिए भी। यानी उन्होंने हाथ पांव बांध दिए, जो कह रहे हैं ना रेफरेंडम होने जा रहा है, रेफरेंडम हो रहा है, जो ये अभी ये नहीं, इस तरफ शायद लोग आएंगे जब उसमें देखेंगे कि ये मसला जो है वो एक बड़ा मसला है। अब ज़रा ये कहा जा रहा है कि जो सेनेट है उसमें कुछ माह तक तहरीक इंसाफ को वहाँ पर सेनेट में जो है वो अक्सरियत मिल जाएगी और कौमी असम्बली में डेफिनेटली वो है वो कोई बिल पास होना होता है और वो हो ही जाता है बड़ी मुश्किल से। तो ये निज़ाम तो नज़र आ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही है। उसकी रीज़न है कि 5-5 उनके पास सीट्स होती हैं, वो अपनी वजारत लेते हैं और उसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो सदारती निज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेटली अगर अवाम डायरेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट को पता होगा या पार्टीज़ को पता होगा कि हम कौन सा चेहरा लेके जा रहे हैं, अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली उसके साथ धोखा नहीं होगा अवाम के साथ। यहाँ पे तो ज़रदारी साहब सदर बन गए, अवाम को तो नहीं पता था, अवाम ने वोट दिए। उसके बाद ज़रदारी साहब यानी सदर हाउस में बैठ गए तो सिस्टम ऐसा था कि जैसे सदारती निज़ाम था। पावर्स कहाँ थी? क्या पावर जो है वो राजा परवेज़ अशरफ के पास थी या गिलानी साहब के पास थी या जरदारी साहब के पास थी? जो जरदारी साहब चाहते थे वही होता था। तो हमारे यहाँ पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है, सिस्टम हमेशा से वीक रहे हैं। अभी भी यही नज़र आ रहा है कि सिस्टम वीक है। इमरान खान पे बाकी जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लेंगे लेकिन वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसकी तगदो है और वो इसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसकी रीज़न है कि एक शख्स जिसने 22 साल स्ट्रगल की हो, जिसको पैसा बनाने की कोई जो है उसकी ख्वाहिश ना हो, जिसका यहाँ बैरून ममालिक में कोई इतना बड़ी प्रॉपर्टी या पैसा ना हो और इस मुल्क में भी प्रॉपर्टी या पैसा ना हो, जिसका ख़ानदान ना हो जो वेट कर रहा हो कि जनाब वो सेनेट में जाएगा या पार्लियामेंट में आएगा, वो शख्स पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा है और सबसे बड़ा जो सिस्टम उसको मफलूज करता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो आपका पार्लिमानी निज़ाम सिस्टम है जो आपके सामने है। अब ज़ाहिर है इस पे बात चल पड़ी है, अब अवाम में बात चल रही है। लेकिन जो ही आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, बल्कि उससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि जनाब अब यानी इलेक्शन भी नहीं होंगे और डिक्टेटर्स आ जाएंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा और बहुत सी चीज़ें जो है चल रही थी। लेकिन इलेक्शन भी हुए, उसके बाद बहुत सी बातें चली और शुरू से ही ये बात होती रही कि जनाब अब क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं चल सकता, आप इसमें देख सकते हैं सिस्टम के दौरान इमरान खान क्या, अब किसी को भी बैठा के देख लें, आप सिराजुल हक साहब को बैठा के देख लें जो सबसे अगर सियासत की बात करें तो वो भी एक सिंबल है कि जनाब इंतहाई छोटे घराने से ऊपर आए हैं, मेहनत की है, लेकिन वो क्या इस सिस्टम के होते हुए कुछ डिलीवर कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाते जब एक छोटे छोटे बिल पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है इल्ज़ामात भी होते हैं, पार्टीज़ वोट लेके आती हैं, वो भी ये कहती हैं कि जनाब हमने आवाम से वोट लिया, हम आवाम के लिए काम करेंगे, जिस तरह का भी वो काम करना चाहते हैं, जो भी मफादात लेना चाहते हैं वो लेते हैं। तो ये एक सिस्टम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और उसमें सबसे बड़ा जो है वो रुकावट जो है वो पार्लिमानी सिस्टम इस वक्त बन चुका है, जिसका सिस्टम ही MPs MNAs पैसे लगा के जाते हैं, वो पैसा अपना पूरा करते हैं, वो आगे जाके असम्बलीज़ में ब्लैकमेल करते हैं, अपने पैसे निकालते हैं और आवाम उस तरीके से काम। और मैंने कहा 1200 के करीब हैं पूरे पाकिस्तान में, आप ज़रा निकाल के देख लीजिए, एक MPs एक MNA की आप देख सकते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, बहुत से ऐसे ओहदे हैं जो सिर्फ सियासी यानी लोगों को नवाजने के लिए होते हैं, वो ओहदे भी ऐसे आप देख सकते हैं जिसमें 15-15 20-20 लाख सैलरी है, इदारा खसारे में जा रहा है मुसलसल, लेकिन एक शख्स आता है वो बैठता है 4-5 साल 15-15 20-20 लाख वो सैलरी देता है और वो फिर चलता बनता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये है जनाब हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। और फिर अवाम जो है और धक्के खाती है। यही सूरत हाल आपको सेनेट में नज़र आती है, कितना पैसा लगता है, इधर MPs MNAs पैसा लगाते हैं, उधर सेनेटर एक जो है वो सेनेट में कौन से लोग हैं, वो आम कौन से लोग हैं, हाँ सिवाय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर को ले आती हैं, बाकी बहुत बड़ा पैसा होता है। पैसा जनाब कैसे होता है, जनाब पार्टी फंडिंग डालें और बात जो है वो अब 70-80 करोड़ और 1 अरब तक पहुँच गई है एक सेनेटर के लिए, क्योंकि उसके पास जहाँ से पैसा आता है वो पैसा लगाता है, फिर अपने उस बिज़नेस को जो उसका बिज़नेस होता है
इलीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कवर देने के लिए वो सेनेट में मौजूद होता है, वो किसी न किसी कमेटी में भी दाखिल हो जाता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल हैं, वो सेनेट की कमेटी में दाखिल हो जाएगा, फिर वो ब्यूरोक्रेट की क्या ज़रूरत है जो उसको रास्ते में रोकेगा, या FBI की या कस्टम वालों की क्या ज़रूरत है, वो बुलाता है मिनिस्टर को अपने पास या ब्यूरोक्रेट को बुलाता है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो आपका इस तरीके से चलता हुआ नज़र आता है। अभी इसमें एग्जांपल दी जाती है कि जनाब अयूब खान, मुशर्रफ और जनरल ज़िया का जो है वो सदाती निज़ाम, वो सदाती निज़ाम नहीं था, वो एक डिक्टेटर का दिया हुआ निज़ाम था। लेकिन अयूब खान का दौर जिसमें बल्दियाती इलेक्शन, आज भी BD सिस्टम को आप स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा किस कदर पावर थी। अयूब खान ने जो किया वो आपके सामने था। उस वक़्त बड़े बड़े डैम्स भी बन गए, मुल्क जो है वो किस तरफ चल रहा था, क्योंकि फ़ैसला जो करने वाले थे वो गलत या ठीक है वो कम अज़ कम कुछ लोगों के पास तो है। हम ये नहीं कह रहे कि आने वाले दिनों में कोई भी प्रेसिडेंट आएगा तो हो सकता है कि वो मुल्क के लिए कोई फ़ायदा मंद भी ना साबित हो, लेकिन एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबल तो है। अब इस सिचुएशन में आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? आप हर मिनिस्ट्री अलग अलग पार्टी के पास है, और वो आप आटा चीनी दालों पे ही देख लें कि कमीशन बन गया, सज़ा कोई नहीं होनी, और वो ऐसे ही चलता रहना। ये आज से नहीं, ये कमीशन जो है वो 70 सालों से बनते रहे हैं। आप देख लें किसको क्या सज़ा मिली है, और हर चीज़ एट दी एंड जो है वो आपकी नैब से देख के हर एक जो आपका इंसाफ का सिस्टम है वो भी आपके सामने है। आपको छोटा सा जो केस भी आप ले गए अदालतों में ले जाएं तो आपको 5-4 साल तो उसको लगते हैं। यानी जराइम 24 आवर हो रहे हैं, और अदालतें जो हैं वो साल में भी 1 दिन या 2 दिन आपको मिलता है आम शख्स को, अगर वो किसी उसको मिल जाए डेट जिस दिन उसको इंसाफ देने के लिए होगा। तो ये सिस्टम है, इस पर बात हो रही है और अब बात आवाम तक पहुंच रही है। अब ज़रा पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई, मज़ीद भी पटिशन आएंगी, वो रिजेक्ट हो गई है या वो ठीक होगी, लेकिन एटलीस्ट एक बात चल पड़ी है कि जनाब 72 बरसों से एक निज़ाम जो पार्लिमानी निज़ाम के नाम पे मौजूद है वो कर क्या रहा है, उसमें हो क्या रहा है। और अगर सिस्टम को तब्दील किया जाता है तो प्रेसिडेंसी सिस्टम में डायरेक्टली आवाम को ही फ़ायदा होगा, आवाम को नुकसान नहीं होगा। आवाम को नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान ज़रूर होगा, जिनके दादा जो है वो सियासतदान थे, और वो कहते हैं जनाब बेटा भी सियासतदान और उसका पोता भी सियासतदान है, और वो कहते हैं, वो तजिया भी ऐसे देते हैं जनाब दादा ने इतने वोट लिए थे तो पोता भी इतना वोट लेगा। ये नहीं पता कि उस 70-80 साल बरसों में क्या कुछ हुआ, या उस ख़ानदान ने कितने अवाम को जो है वो। तो एक जागीरदारी सिस्टम हमारे पास अभी भी मौजूद है, जिसके पास पैसा है, जो बड़ा मगरमच्छ है, वही आज भी फैसले जो है वो करता हुआ नज़र आता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आम शहरी को भी उठने का हक़ है, टैलेंटेड लोग भी सामने आते हैं, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होता है तो उसमें लोग सामने आते हैं, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एटलीस्ट इक्वल जो है वो फेयर खेलने के लिए उसके पास मैदान मौजूद होता है, जो कि आपको मुशर्रफ के दौर में नज़र आया कि बल्दियाती सिस्टम। आज भी लोग अगर बात करेंगे तो मुशर्रफ दौर की बात करेंगे, एटलीस्ट आवाम खुशहाल तो हुई है। वो दूसरी बात है कि वो रास्ता क्या था, मुशर्रफ ने रास्ता कौन सा चूज़ किया, वो अलग बात है, उसके लिए हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे। गलत रास्ता ज़रूर था, लेकिन कुछ खामियां मौजूद थीं तो आवाम ने 10 साल तक उसको बर्दाश्त किया। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब आवाम का जो बर्दाश्त करने का जो अब आवाम भी बर्दाश्त नहीं करेगी ज़्यादा देर तक। कब तक बल्दियाती निज़ाम को दूर रखते हुए, कब तक जमहूरी निज़ाम का नाम लेकर आवाम को जो है वो लूटते हुए नज़र आएंगे। और ज़ाहिर है अब अगर हम देखें तो इमरान ख़ान पर आवाम का कुछ ना कुछ यानी एतमाद ज़रूर है। ये ज़रूर है कि इमरान ख़ान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, वो पैसा बनाने के लिए इक़्तिदार में नहीं आया, जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना सिर्फ उन पर इल्ज़ामात हैं बल्कि साबित भी हो चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि सियासत में आने से पहले वो क्या थे, सियासत में आने के बाद उनके पास पैसा कहाँ से आया। अब एटलीस्ट एक बात तो हो रही है कि जनाब सियासत में आने से पहले अपने डिक्लेरेशन करवाएं और उसके बाद भी डिक्लेरेशन कराएं। अब बात चल पड़ी है कि जो आसम सलीम बाजवा हैं उन पर बात ही हुई है, एक सीनियर साफ़ी ने की, लेकिन उस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, आवाम पूछ रही है कि जनाब उनके पास ये 99 कंपनीज अगर हैं तो कहाँ से आई हैं। आज उनसे भी पूछा जा रहा है कि आपके बच्चों के पास पैसा कहाँ से आया। अगर नवाज शरीफ के बच्चों के पास पैसा पूछा जा रहा है, अगर ज़रदारी को पूछा जा रहा है, अगर बाकी भी लोगों को पूछा जा रहा है, तो आपके बच्चों के पास भी पैसा कहाँ से आया, इसकी भी आप मनी ट्रेल दें। तो ये एक सिस्टम चल पड़ा है, आवाम बाशऊर हो रही है और ये सिलसिला जो है वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ ये निज़ाम जाता है, अवाम अगर रेफरेंडम भी होता है और फिर अवाम अगर ये चाहेगी
तो आवाम के लिए ही ये यानी बेहतर निज़ाम हो सकता है। जो बाकी निज़ाम है आवाम को पता है कि वो उनके लिए कितना बेहतर है। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपको इस सिस्टम पे अपडेट करते रहेंगे।